जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर फाइल्स को लेकर जो कुछ बातें कही हैं वो इंटरनेट पर खासी वायरल हो चुकी हैं। कई लोग हैं जिनको इससे काफ़ी अड़चन भी हो रही है कि भाई एक देश का प्रधानमंत्री आखिर इतना बायस होकर कैसे किसी एक चीज़ को लेकर इतना कुछ बोल सकता है, वो भी ऐसे में जब चीज़ें प्रमुख तौर पर चीज़ों के सामने ना आ रही हों। ऑब्वियस सी बात है, कई सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर पर्दे के पीछे चल रही हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा समझने वाली बात यह है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ गलत कहा है। तो हम जरा इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ गलत कह दिया है और क्यों लोगों को उनकी कही हुई बातें पसंद नहीं आ रही हैं कश्मीर फाइल्स के बारे में। सिनेमा हॉल से निकलते हुए दर्शकों के मन में भावनाओं का सैलाब और आंखों में आंसू लाने के साथ कई सवालों को जन्म देने वाली द कश्मीर फाइल्स को लेकर चर्चाओं का एक नया व्यापक दौर शुरू हो गया है। ये फिल्म अब एक भावना में तब्दील हो चुकी है, सिर्फ कहानी नहीं बची है जिससे हर कोई अपना जुड़ाव महसूस कर रहा है। 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने देश में एक बड़ी बहस को छेड़ दिया है। इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाजपा की संसदीय समिति की बैठक में इस फिल्म का जिक्र किया है। मोदी ने द कश्मीर फाइल्स का जिक्र करते हुए राजनेताओं और कथित बुद्धिजीवियों के एक बड़े वर्ग को निशाने पर लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन दिनों द कश्मीर फाइल्स फिल्म की चर्चा चल रही है। जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर घूमते हैं, पिछले 5-6 दिनों से वो पूरी जमात बौखला गई है और इस फिल्म की तथ्यों और आर्ट के आधार पर विवेचना करने के बजाय एक पूरे इकोसिस्टम ने इसको डिस्क्रेडिट करने के लिए पूरी मुहिम चलाकर रख दी है। मेरा विषय कोई फिल्मी नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसे सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज़ नज़र आ सकती है तो किसी को दूसरी। जिसको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं है वो अपनी दूसरी फिल्म बनाए, लेकिन उनको हैरानी हो रही है जिस सत्य को इतने दिनों तक दबा कर रखा गया, जिसे तथ्यों के आधार पर बाहर लाया जा रहा है, कोई आखिर इतनी मेहनत करके जब उसको ला रहा है तो उसके खिलाफ कोशिश की जा रही है। इस कंडीशन में ये सवाल उठाना लाजमी है कि द कश्मीर फाइल्स को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आखिर गलत क्या कहा है। देखिए, कश्मीर में आतंकवाद की समस्या कोई 1990 से कुछ साल पहले शुरू नहीं हुई थी, बल्कि कश्मीर के भारत में विलय के साथ ही वहाँ की राजनीति में शेख अब्दुल्ला का प्रभाव रहा। जवाहरलाल नेहरू के साथ शेख अब्दुल्ला की करीबियत ने उनको कश्मीर के प्रधानमंत्री, मतलब कि वहाँ के मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुँचा दिया था। लेकिन जैसे ही नेहरू से संबंध उनके बिगड़े, शेख अब्दुल्ला को 11 साल जेल में भी बिताने पड़े। शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी ने मुस्लिम समाज में असंतोष को जन्म दिया, जिसने 60 के दशक में ही घाटी में अलगाववाद का रूप ले लिया और जमात इस्लामी जैसी पार्टियां वजूद में आने लगीं, जो कि मुस्लिम कट्टरपंथियों का अड्डा भी थीं। कश्मीर में अलगाववाद की सबसे बड़ी वजह माना जाने वाला सैयद अली शाह गिलानी भी जमात इस्लामी से ही जुड़ा हुआ था। आसान शब्दों में कहा जाए तो कश्मीरी पंडितों का कश्मीर से पलायन कई दशकों से धीरे धीरे होता रहा, लेकिन 19 जनवरी 1990 को इसने भीषण नरसंहार और पलायन का रूप ले लिया। 5 लाख कश्मीरी पंडितों के पलायन को सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा ही कहा जा सकता है, क्योंकि पलायन केवल कुछ सालों में नहीं हुआ था। ये कहना गलत नहीं होगा कि कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन से जुड़ी त्रासदी को तत्कालीन वीपी सरकार में गृहमंत्री रहे मुफ्ती मोहम्मद सईद ने लोगों की नज़रों में ही नहीं आने दिया। वर्तमान में मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूब मुफ्ती को कश्मीर में एक आग उगलती जबान को लेकर अलग अंदाज में देखा जाता है कि मुफ्ती मोहम्मद साहिब का झुकाव किस ओर रहा होगा। खैर, द कश्मीर फाइल्स के अनुसार उस समय सरकार आतंकवादियों को हथियार छोड़ने के एवज में 2 लाख रुपए की पेशकश दे रही थी, लेकिन कश्मीरी पंडितों की रिफ्यूजी कैंप में सांप बिच्छू के काटने से लेकर तमाम बीमारियों से मौत हो रही थी। कश्मीरी पंडितों के पलायन के बावजूद वहां रुके कुछ परिवारों को कई सालों तक निशाना बनाया जाता रहा, लेकिन कश्मीर में आतंकवाद के चरम के नाम पर कश्मीरी पंडितों की मौत को कभी नरसंहार के रूप में देखा ही नहीं गया। कथित बुद्धिजीवी वर्ग यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का झंडा लेकर घूमने वाले लोग जैसे कि अरुंधति रॉय जैसे बड़े बड़े चेहरों से लेकर देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक एक पूरा इकोसिस्टम कश्मीर में अलगाववादियों के साथ खड़ा दिखाई दिया था। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को अंजाम देने वाली आतंकी संगठन JKLF के चीफ यासीन मलिक और अन्य अलगाववादी नेताओं के साथ बातचीत के सहारे कश्मीरी समस्या का हल निकालने पर जोर दिया गया था, जबकि आतंकवादी रहे यासीन मलिक ने सरेंडर करने के बाद भी अप्रत्यक्ष रूप से कश्मीर में मुस्लिम युवाओं को उग्रवादी बनाने का अपना काम जारी रखा। इस दौरान यासीन मलिक समेत तमाम अलगाववादी नेताओं की कश्मीर के नेताओं के साथ तस्वीरें सुर्खियां बटोरती रहीं, लेकिन इस दौरान केंद्र सरकार ने इनके खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया। वहीं ये कथित बुद्धिजीवी वर्ग इन अलगाववादियों के साथ अपने संबंधों को दिल्ली में अपने हितों को साधने के लिए इस्तेमाल करते रहे, लेकिन इस कथित बुद्धिजीवी वर्ग ने कभी कश्मीरी पंडितों के दर्द को जानने की कोशिश तक नहीं करी। लेकिन जब केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाया तो इन्हीं बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने इसे कश्मीर के मुस्लिमों पर अत्याचार के तौर पर पेश किया। इतना ही नहीं, जब इन अलगाववादी नेताओं को सरकार की ओर से मिलने वाली सुरक्षा हटाई गई तब भी ये बुद्धिजीवी इसका विरोध करते नजर आए। जब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इन अलगाववादियों पर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पाकिस्तान से पैसे लेकर आतंकवाद को बढ़ावा देने के मामले को लेकर कार्रवाई की तो इस बुद्धिजीवी वर्ग ने इंटरनेशनल मीडिया में बड़े बड़े लेखों के सहारे इसे मुस्लिमों का शोषण घोषित कर डाला।
जाहिर सी बात है ये बातें काफ़ी ऐसी सुनाई देती हैं कि क्या ये सब भारत में ही हो रहा था, लेकिन हाँ, ये सब हो रहा था। इस कथित बुद्धिजीवी वर्ग ने ही कश्मीर में सेना द्वारा मुस्लिमों पर अत्याचार का एक इंटरनेशनल नैरेटिव तैयार किया, जबकि अपने ही देश में शरणार्थियों की जिंदगी गुजारने को मजबूर हुए कश्मीरी पंडितों का दर्द इन अभिव्यक्ति की आज़ादी के झंडा लेकर घूमने वालों को कभी दिखा ही नहीं। उल्टा इन्होंने तकरीबन 2 पीढ़ियों को कश्मीरी पंडितों की त्रासदी जानने और समझने से महरूम कर दिया। एक छोटी सी घटना पर भी साहित्य से लेकर लेखों के जरिए माहौल बनाने वाले ये कथित बुद्धिजीवी कश्मीरी पंडितों पर पूरी तरह से खामोश नजर आए। इतना ही नहीं, किसी भी बड़े मंच पर कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन के मुद्दे को जगह नहीं दी गई। वहीं इन लोगों ने यासीन मलिक से लेकर सैयद अली शाह गिलानी जैसे अलगाववादी नेताओं को खुलकर मंच उपलब्ध कराया। आसान शब्दों में कहा जाए तो विवेक रंजन अग्निहोत्री ने इस कड़वी सच्चाई को तथ्यों और तर्कों के सहारे लोगों के सामने पेश करके कथित बुद्धिजीवी वर्ग की उस जमात को असहज कर दिया है जो देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जेएनयू में खुलेआम कश्मीर पर भारत के जबरन कब्जे की बात को पूरी शिद्दत से रखते हैं। उसी जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में वामपंथी विचारधारा के छात्र और छात्राएं भारत के टुकड़े होंगे और अफजल के कातिल जिंदा हैं पर शर्मिंदा होने के नारे लगाते दिखाई दिए। कश्मीर में सेना द्वारा आतंकवादियों अभियानों को मुस्लिमों पर अत्याचार के तौर पर पेश किया गया, लेकिन कश्मीरी पंडितों पर फिर भी चुप्पी बनाए रखे हुए। कश्मीरी पंडितों के घाटी से पलायन के बाद वो लंबे समय तक जम्मू में रिफ्यूजी कैंप में रहे और इस दौरान उनके मन में यही आस रही कि जल्द ही वो कश्मीर में अपने घरों में लौट पाएंगे, लेकिन कश्मीरी पंडितों की ये इच्छा आज तक पूरी नहीं हो पाई है। जम्मू से लेकर दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में बिखरे कश्मीरी पंडितों के परिवारों को जोड़ने के लिए कई संगठन बनाए गए, लेकिन इन संगठनों का देश की बहुसंख्यक आबादी से जुड़ाव कभी हो ही नहीं सका, क्योंकि कश्मीर की अल्पसंख्यक कौम भारत में आकर बहुसंख्यक हो गई थी और देश में सेक्युलर होने का नैरेटिव ये सेट कर दिया गया कि अल्पसंख्यक मुस्लिमों के खिलाफ कोई बात सीधे तौर पर सांप्रदायिक ही होती है। तो कश्मीरी पंडितों की आवाज़ दबना लाजमी था, खासकर तब जब मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग एक बड़े वोट बैंक के तौर पर आज की डेट में सभी के सामने आ चुका है। इस बात को आप जितने गंभीर तौर से समझने की कोशिश करेंगे आप उतने तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन ये बातें वैसी हो नहीं पा रही हैं जैसी हो सकती हैं। देखिए, क्योंकि जो चीज़ें हम एक एजेंडा के तहत लेके चलते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा हो सकता है उनको नहीं कहना चाहिए था, हो सकता है उनको कहना चाहिए था, लेकिन एक जब हम अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, जो कि पॉइंट एक नरेंद्र मोदी जी ने भी उठाया कि यहाँ पर हम लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कर रहे हैं, और अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात होगी तो जाहिर सी बात है आपको समझना पड़ेगा कि सिनेमा को समाज का आईना जो शुरुआत से कहते हुए आ रहे हैं वो यूं ही नहीं कहते। आप एक प्रोपेगेंडा मूवी बनाकर ये सोच सकते हो कि हम पूरी वाइट वॉशिंग कर दें एक इमेज की जो भी कुछ कश्मीर में हुआ, लेकिन जब तथ्य और तर्क निकल कर सामने आएंगे तब आप उनका मुकाबला कैसे करेंगे ये आपको तभी सोचना पड़ेगा। और अगर आप नहीं सोचते हो तो कहीं ना कहीं ये आप अपने आप को धोखा देने वाली बात कर रहे हो। आज पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है, सभी लोग इस मूवी को देखकर काफ़ी ज़्यादा एक आक्रोशित महसूस कर रहे हैं कि ये इतना बड़ा तथ्य हमसे छुपाया क्यों गया। वहीं पे आप देखेंगे कि जब गद्दारों को देश से बाहर निकालो के नारे लगते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक समुदाय विशेष की बात होने लगती है, जबकि यहाँ पर गद्दारों की बात हो रही है, समुदाय की नहीं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोगों को कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।